तो जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिएंट टैकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न TTN। ठीक है, ये एक्चुअली माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन ही है जो कुछ बेबीज़ को बिल्कुल पैदा होने के बाद अफेक्ट करती है। माइल्ड होती है, सेल्फ लिमिटिंग एक सही हो जाती है, बच्चों में होती है। मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों में जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का है न्यूबॉर्न्स का, वो यही है। और इसको हम ऑफन वेट लंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट लंग। क्योंकि ये होता इसलिए है कि इसमें ना क्लियरेंस ऑफ फ्लूइड में डिले आ जाता है। लंग्स के बेबीज से फ्लूइड जो है वो क्लियर नहीं हुआ, अभी गीले हैं लंग्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वेट लंग। तो ट्रांजिएंट टैकिपनिया का मतलब है टेम्पररी फास्टिंग ऑफ ब्रीदिंग। टैकिपनिया ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है ना, तो ट्रांजिएंटली टेम्पररी फास्ट हो गया है। अब इसमें इसने एक केस बताया है इससे रिलेटेड कि एक टर्म इन्फेंट है, डिलीवर हुआ C सेक्शन के ज़रिए, उसको टैकिपनिया हुआ है, ग्रंटिंग फ्लेयरिंग भी मिल रही है नोस्ट्रल्स पे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस भी हैं 10 मिनट्स आफ्टर बर्थ। तो उसका रेस्पिरेटरी रेट 70 पर मिनट है। ही हैज़ गुड टोन, गुड कलर, स्ट्रॉन्ग सक, बाकी चीज़ें सब नॉर्मल हैं, अच्छी हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ पे हमें वेल एरेटेड लंग्स मिले हैं और फ्लूइड मिला है फिशर में, फ्लूइड ऑन द राइट साइड। प्रोमिनेंट पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स प्रोमिनेंट हो गई हैं, डायाफ्राम फ्लैट है, बच्चे की 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन है और कुछ ही घंटों में वो इम्प्रूव हो गया है, बिना ऑक्सीजन दिए खुद ही सही हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अच्छा सा ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न से रिलेटेड केस है। अच्छा, ट्रांजिएंट टैकिपनिया मोस्ट कॉमन याद रखें C सेक्शन के बाद होता है, सिजेरियन डिलीवरी में होता है मोस्ट कॉमनली, सिजेरियन डिलीवरी के बाद। ठीक है, आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी इन द फुल टर्म न्यूबॉर्न में। इसकी वैसे डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न who have respiratory distress shortly after delivery that usually resolve within 3 days। ठीक है, 3 दिनों में यूजुअली ये सही हो जाता है बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न, जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और 3 दिनों में सही हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। इसका इंसिडेंस याद रखें कि ये 1 to 2% ऑफ ऑल न्यूबॉर्न्स में ये कंडीशन होती है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी थोड़ी सी मैं समझाऊँ आपको। एक्चुअली जब प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे होते हैं तब बेबी के लंग्स में फ्लूइड पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बर्थ से पहले और बर्थ के दौरान बेबी की बॉडी ना कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जैसे एड्रीनलिन हो गया, स्टीरॉयड्स हो गए, वो रिलीज़ करती है जो कि इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो बाकी फ्लूइड जो है वो फिर लंग्स से स्क्वीज़ हो जाएगा। जैसे ही बच्चा बर्थ कनाल से डिलीवर होता है तो बाकी का फ्लूइड जो है स्क्वीज़ होकर लंग्स से बाहर आ जाता है। अब बर्थ के बाद बेबी अपना पहला सांस लेता है और लंग्स में अब एयर आ जाएगी और लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी का फ्लूइड है उसको क्लियर करती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्रांजिएंट टैकिपनिया सिंड्रोम में ये प्रोसेस डिले हो जाता है। फ्लूइड अभी तक एयर सैक्स में यानी एल्विलाई में पड़ा हुआ है और टिश्यूज़ ऑफ द लंग में, तो वो उसको एयर सैक को एक्सपेंड नहीं होने दे रहा वो फ्लूइड, और स्पेस भी कम हो गई है एयर के लिए, अंदर एंटर होने के लिए जगह कम हो गई है क्योंकि फ्लूइड पर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, और लंग्स अभी स्टिफ हैं, लेस कंप्लाइंट है। तो उसके नतीजे में बच्चा जो है टैकिपनिया में फास्टर ब्रीथ कर रहा है, हार्डर ब्रीथ कर रहा है ताकि उसको इनफ ऑक्सीजन मिले। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। डिलेड रिजॉर्प्शन हुई है फीटल फ्लूइड की फ्रॉम द पल्मोनरी लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम लंग्स में ज़्यादा है, लंग की कंप्लाइंस कम है, स्टिफ है, और एयरवे में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उससे बच्चे को टैकिपनिया और रिट्रैक्शंस हो रही हैं। ठीक है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमें पता है थोरेसिक स्क्वीजिंग हो जाती है, जो मैंने आपको बताया, बाकी का फ्लूइड निकल जाता है, तो वो नहीं हुआ, तो इसीलिए सिजेरियन में मैंने बताया मोस्ट कॉमन होता है ये टैकिपनिया। देर इज़ सम एविडेंस ऑफ पल्मोनरी इमेच्योरिटी एंड माइल्ड सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। इसके भी हमें एविडेंस मिल सकते हैं कि बेबी का लंग अभी इमेच्योर है या सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किन बच्चों को ये हो सकता है? कुछ फैक्टर जो रिस्क को बढ़ाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा C सेक्शन में है। दूसरा, प्री मैच्योर बेबीज़ में या लेट टर्म जेस्टेशन को भी रिस्क होगा। अच्छा, मेल जेंडर में याद रखें ये कॉमन है। ठीक है, मेल को भी ज़रूर से ज़्यादा रिस्क है, बॉयज़ को इंसिडेंस ज़्यादा है। मैटरनल फैक्टर में माँ को अस्थमा है, डायबिटीज़ या सिडेशन में ज़्यादा है ड्यूरिंग लेबर, तो उसमें भी माँ के फैक्टर्स भी बच्चे में TTN करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए रिस्क फैक्टर, इलेक्टिव सिजेरियन, मेल सेक्स, एक्सेसिव मैटरनल सेडेशन एंड मैक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया भी इसमें रिस्क है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाएँ
TTN के जो सिम्टम्स हैं यूजुअली पहले कुछ घंटों में ही बच्चा पैदा हुआ और इसके सिम्टम्स अपीयर होंगे। शॉर्टली आफ्टर बर्थ बच्चे को टैकिपनिया होगा, मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट, 70 हमने देखा ना सिनेरियो में, तो 60 से ऊपर उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, 60 से ऊपर तो बच्चा टैकिपनिया में शॉर्टली आफ्टर बर्थ। अब इन्फेंट जो है उसकी ग्रंटिंग भी होगी, आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही होती है ग्रंटिंग एक्सेलेशन के दौरान होती है, स्पेशली जब बच्चा डिस्ट्रेस में होता है, मतलब वो हार्डर वर्क कर रहा है टू ब्रीथ और ये लंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, मतलब जो एल्विलाई है उसको ओपन करने के लिए उसको एफ़र्ट लगानी पड़ रही है, तो ग्रंटिंग इनवॉलंटरी एफ़र्ट होती है उसको खोलने के लिए। ठीक है, तो ग्रंटिंग हमें मिलेगी बच्चे में। ठीक है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस होंगी क्योंकि वो डिस्ट्रेस में है रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसके अलावा ओकेजनल बच्चे को साइनोसिस भी होगी, जो कि मिनिमल थोड़ी ही ऑक्सीजन देने पे वो साइनोसिस सही हो जाएगी, यानी लेस देन 40% ऑक्सीजन से वो साइनोसिस सही हो रहा है। ठीक है, अब सिम्टम्स जो बच्चे में हैं वो 12 से 24 घंटों तक परसिस्ट करते हैं, टिपिकली प्रेजेंट करते हैं 12 से 24 घंटों में बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, और ये 12 से 24 घंटों तक उसको ये सिम्टम्स रहेंगे। इसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, ग्रंटिंग, नेज़ल फ्लेयरिंग, सब कोस्टल या इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ये मतलब 12 से 24 घंटों रहेंगे माइल्ड TTN में, लेकिन 72 आवर्स से ज़्यादा भी रह सकते हैं फॉर द सिवियर TTN अगर हुआ है बच्चे को, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। सिवियर में ये 3 दिनों तक रहेंगे 72 आवर्स, वरना ये 2 दिनों तक 12 से 24 घंटों तक माइल्ड में। इन्वेस्टिगेशंस में हमने इसमें बच्चे इसमें सिम्टम्स में जो मैंने आपको बताया, ग्रंटिंग हो रही है, टैकिपनिया हो रहा है, नेज़ल फ्लेयरिंग, रिट्रैक्शंस, ठीक है, और माइल्ड साइनोसिस। अब डायग्नोसिस जो हमने इसमें बनानी होती है, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है TTN। डॉक्टर जो है ना सीरियस कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को पहले रूल आउट करेगा, फिर ही कहेगा कि ये कंडीशन है। तो इसकी प्रेजेंटेशन जो है C सेक्शन में एक तो सस्पिशन है, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे इसमें डायग्नोस्टिक टूल होता है क्योंकि उसमें हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा ABGs कह रहा है, ABGs में माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड माइल्ड हाइपोक्सीमिया मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कम है। CBC करवाएंगे ताकि हम इन्फेक्शन वगैरह को रूल आउट करें, मे बी इन्फेक्शन हो। और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, तो अब यहाँ पर चेस्ट एक्सरे में हमें हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगी, लंग्स ओवर इन्फ्लेटेड हैं, प्रोमिनेंट पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स। ठीक है, इसके अलावा हमें ना इसमें पेरीहिलर स्ट्रीकिंग मिलती हैं, पेरीहिलर स्ट्रीक्स, ये एक्चुअली प्रोमिनेंट स्ट्रीकी लाइंस होती हैं जो बाहर की तरफ यूँ आउटवर्ड सेंटर्स ऑफ द लंग से बाहर निकल रही होती है, एक्सटेंड कर रही होती हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लूइड को इंडिकेट कर रही होती हैं, पेरीहिलर स्ट्रीकिंग। ये भी एक्सरे पे मिलेगा। जिस तरह सिनेरियो में देखा ना, तो यहाँ पे हमें फिशर में फ्लूइड भी मिल सकता है एक्सरे पे, फिशर के अंदर फ्लूइड, जो लंग लोब के दरमियान वाली स्पेसेस हैं फिशर्स, वहाँ पे फ्लूइड होगा। और बाकी साइंस एब्सेंट होंगे, यानी लंग्स बाकी हेल्दी होंगे, कोई डिजीज़ का साइन नहीं होगा, जैसे मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम या नमूनिया में थी, उस तरह के साइंस नहीं होंगे। ठीक हो गया। लास्टली एक और इन्वेस्टिगेशन में हमें वही बात ABGs वगैरह जो मैंने आपको बताए, और पल्स ऑक्सीमीटर से हम रेस्पिरेटरी स्ट्रेस से भी हम डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बच्चा C सेक्शन के बाद आया है, चेस्ट एक्सरे, ABGs, CBC वगैरह इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। ठीक हो गया। मैनेजमेंट कैसे करें? सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है इसमें ज़्यादातर। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, मैंने आपको बार बार बताया, खुद ही सही हो जाती है, सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे। ऑब्ज़र्व करेंगे, मोस्ट बच्चे को क्लोज ऑब्ज़र्व किया जाता है हॉस्पिटल या नर्सरी यूनिट्स में। और मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यही है कि हमने इसमें ऑक्सीजन देनी है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे ताकि बेबी की जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो नॉर्मल रेंज में हो। तो हम वो नेज़ल कैनुला की मदद से भी दे सकते हैं या स्मॉल हुड की मदद से। ऑक्सीजन हो गया, ऑब्ज़र्व किया। फीडिंग सपोर्ट, क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है सकिंग में, स्वैलोइंग में, ब्रीदिंग में, तो ओरल फीडिंग जो है हेल्प की जाएगी। और फ्लूइड्स बच्चे को NG ट्यूब की मदद से इसमें दिए जाएंगे TTN में। ठीक है, क्योंकि इसमें ओरली जो नहीं कर पा रहा NG, ये हम IV के ज़रिए देंगे ताकि एस्पायरेट ना कर ले वो, ये याद रखिएगा। इसमें फीडिंग सपोर्ट देनी है हमने ताकि हाइड्रेशन वगैरह फिर मेंटेन हो। ड्यूरेशन, इसके सिम्टम 24 से 48 घंटों तक होते हैं, खुद ही रिजोल्व हो जाएंगे। कभी कभार जिस तरह सीवियर में मैंने आपको बताया कि 72 आवर्स तक होंगे। ठीक हो गया। तो यही है सपोर्टिव मैनेजमेंट। ऑक्सीजनेशन करनी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है तो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देंगे फर्स्ट एंड कॉमनली यूज़, या नेज़ल कैनुला वगैरह। एस्पायरेशन का रिस्क है तो माउथ से नहीं करेंगे, NG या IV के ज़रिए करेंगे अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया।